दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनरल स्टडी का यह टेस्ट पेपर नंबर 4 होगा। जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 की पुनः परीक्षा जो होनी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जीएस का बहुत सारा पोर्शन आपस में मैच करता है, तो जो कॉमन पोर्शन है उसी पर यह टेस्ट सीरीज आपकी बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चौथा पेपर है और इसके पहले जो 3 पेपर हुए हैं उनको भी आप लोग लगा चुके हैं। हालांकि जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है ताकि रिवीजन अच्छे तरीके से चलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन हुआ था? देखो फ्रेंड्स, कांग्रेस के जितने भी स्थापना से लेकर अधिवेशन तक जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं सब पर एक कॉमन वीडियो बनाकर मैं आपको दे चुका हूं। तो आगामी कोई भी परीक्षा आपकी हो उससे पहले आप ये वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। लिंक मैं आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो बताइए कि कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन ये चलाया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन जो था वो चलाया गया था। और बाद में क्या हुआ था? 2022 में गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद यह आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो ये आंदोलन शुरू करने से पहले जो पहल थी उसको स्वीकृति मिली थी नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में। तो देखो आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन जो कि हुआ था दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की थी। इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिए कि इससे पहले 1920 में सितंबर के महीने में कोलकाता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। और फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 में नागपुर अधिवेशन में इसको औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। और स्वीकृति प्रदान करने के पीछे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करना था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो दोस्तों प्रेस का मुक्तिदाता ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी कि लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस के नाम से जाना जाता है। लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। उन्होंने 1835-36 के अपने गवर्नर जनरल कार्यकाल के दौरान 1823 के कठोर प्रेस प्रतिबंधों यानी कि अध्यादेश को समाप्त कर दिया था, जिससे प्रेस को काफ़ी स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर होगा 1976 का जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द यानी कि सेक्युलर जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की जो प्रस्तावना है प्रीफेस, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। जब यह संशोधन हुआ था उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है, और उस समय इमरजेंसी चल रही थी, जैसे कि समय आप देख रहे हैं 1976 हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? और दोस्तों इस मिशन का नाम होगा क्रूज भारत मिशन, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने और देश को एक प्रमुख वैश्विक क्रूज हब बनाने के लिए केंद्र सरकार ने क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया था। हालांकि यह एक पुराना प्रश्न है लेकिन फिलहाल इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में आपने देखा होगा, अगर आप यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी आदि परीक्षाओं में शामिल हुए होंगे तो 1.5 से 2 साल पुराने प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए
कि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य क्या है? 2029 तक क्रूज यात्रियों की संख्या को दोगुना करना और 10 समुद्री और 100 नदी क्रूज टर्मिनल स्थापित करना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई से इस मिशन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों जब हुई थी उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी। 15 जनवरी 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर थे। उसी दौरान 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो कोलकाता, जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है। कोलकाता जिसे अब कहा जाता है, पहले इसका नाम कलकत्ता था। ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग्स का पूर्ण समर्थन और संरक्षण इस योजना को प्राप्त था। घास में किसकी प्रचुरता होती है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, दीर्घ रोम या फिर वसा की? सही आंसर होगा दोस्तों इसका विकल्प ए, घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। देखो फ्रेंड्स, ये जो सेल्यूलोज होता है तो ये एक पॉलीसेक्राइड है, यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट है और ये घास की कोशिका भित्ति सेल वॉल्स में पाया जाता है। इसके अलावा घास में हेमीकेलुलोज, स्टार्च और फ्रक्टन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन सेल्यूलोज ये मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है, अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन, दूसरा है निष्पन्द स्फीति यानी कि स्टैगफ्लेशन, कोर मुद्रा स्फीति और हेडलाइन मुद्रा स्फीति। और इसका दोस्तों आंसर होगा विकल्प बी, निष्पन्द स्फीति यानी कि स्टैगफ्लेशन। तो मुद्रा स्फीति महंगाई और बेरोजगारी का एक साथ उच्च बने रहने का सह अस्तित्व कहलाता है स्टैगफ्लेशन। यह एक ऐसी स्थिति है जहां विकास की गति धीमी या रुक जाती है और कीमतें बढ़ती रहती हैं। तो फिर क्या होता है इससे बेरोजगारी में वृद्धि होती है और ये स्थिति स्टैगफ्लेशन के नाम से जानी जाती है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति का संबंध निर्धनता रेखा के निर्धारण से है? तो दोस्तों यहाँ पर लकड़वाला समिति, डॉक्टर वाई के अलग समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति, तीनों ही समितियों का संबंध निर्धनता रेखा के निर्धारण से है। तो उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर उपरोक्त सभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गेस करिए कि कौन सी समिति सबसे पहले बनाई गई और कौन सी समिति सबसे बाद में। ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो समिति गठित की गई थी ये कब हुई थी? तो डॉक्टर वाई के अलग समिति 1979 में गठित की गई और इस समिति ने पहली बार पोषण संबंधी आवश्यकताओं यानी कि कैलोरी को आधार बनाया था। कहा था कि अगर ग्राम में रहने वाला ग्रामीण अगर उसको प्रतिदिन 2400 कैलोरी का भोजन उपलब्ध है और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी का भोजन उपलब्ध है, तो अगर इससे कम उपलब्ध है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है, निर्धनता रेखा के नीचे है। इससे अधिक का भोजन अगर वो कर रहा है तो मतलब वो गरीबी रेखा के ऊपर है। अजीब सा लग रहा है ना। तो हालांकि लकड़वाला समिति बनाई गई 1993 में। इन्होंने भी लगभग इसी कैलोरी के मेथड को माना, लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया। राज्यों के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक के आधार पर गरीबी रेखा तय करने की सिफारिश की। लेकिन सुरेश तेंदुलकर समिति जब आई तो इन्होंने एक क्लियर रेखा खींची थी जो कि कैलोरी के आधार पर नहीं थी। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में गठित हुई थी। ये रिपोर्ट इन्होंने दी थी 2009 में। और इस समिति ने कैलोरी मॉडल से हटकर निर्धनता को व्यापक रूप से देखा और इसमें स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे खर्चों को भी शामिल किया। और ये जो सुरेश तेंदुलकर समिति है, इन्होंने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर नई निर्धनता रेखा प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, द कस्टम्स ऑफ इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि का संबंध किस लेखक से है? इसका उत्तर होगा मार्को पोलो। ऑप्शन बी सही है। द कस्टम्स ऑफ इंडिया
पांडुलिपि का संबंध प्रसिद्ध वेनिस यात्री खोजकर्ता लेखक मार्को पोलो से है। यह 18वीं शताब्दी के अंत में संकलित भारतीय संस्कृति, समाज, रीति रिवाजों और चित्रों का एक महत्वपूर्ण नृवंश विज्ञान संग्रह है, जो भारतीय जीवन के प्रारंभिक यूरोपीय अभिलेखों में से एक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों, बंजारा विरासत संग्रहालय ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। विकल्प बी आपका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहरादेवी में बंजारा विरासत संग्रहालय, जिसे नगाड़ा संग्रहालय भी कहा जाता है, का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय बंजारा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और कला को समर्पित है, जिसे बंजारा समुदाय की काशी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में की गई थी। इसका उदय भारत में व्याप्त सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना और धर्म के प्रति अधिक तर्कसंगत और नैतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा। देखो दोस्तों, यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा नहीं है। हालांकि इसमें केवल 6 यूनिट हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ध्यान रखिए सब्जेक्ट भी पढ़ना है, इसलिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप पेड ग्रुप लेते हैं तो आपको यहाँ पर सहूलियत ये मिलती है कि अगर आप केवल विज्ञापन संख्या 51 के पेड ग्रुप लेते हैं तो आपको ओनली 299 में यह ग्रुप उपलब्ध होगा, और अगर आप प्लस जीआईसी और जीडीसी के लिए भी ये ग्रुप लेते हैं तो केवल 100 रुपये आपके बढ़ाए जाते हैं, तब आप 399 रुपये में ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। विकल्प बी सही है। तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, इनका जो समय रहा था ये 1806 से लेकर 1837 तक रहा था। तो इन्होंने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने राम मोहन राय को अपना राजदूत बनाकर 1831 में इंग्लैंड भेजा था, ताकि वे ब्रिटिश सरकार के सामने उनके हितों की रक्षा कर सकें और पेंशन बढ़वाने की पैरवी कर सकें। तो अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार यूपीपीएससी में पूछा गया है, और इसका उत्तर क्या होगा बताइए। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1873 में। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। तो 24 सितंबर 1873 को महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज स्थापित हुआ। यह सामाजिक सुधार संस्था थी। इसका उद्देश्य दलितों, शूद्रों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, जाति आधारित भेदभाव का विरोध करना और शिक्षा को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन, पुस्तक है माई लाइफ एज ए कामरेड। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? माई लाइफ एज ए कामरेड, दोस्तों ये किताब लिखी गई है के सैलजा और मंजूर सारा राजन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही है। ध्यान दीजिएगा कि के सैलजा ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और एक प्रसिद्ध लेखिका भी हैं, और उन्होंने इसमें हेल्प ली है पत्रकार मंजू सारा राजन की। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो दोस्तों, ट्रैकिया जो होता है इसे आप हवा नली भी कहते हैं, श्वसन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ट्रैकिया या श्वास नली मानव शरीर के श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रमुख भाग है। यह गर्दन से फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली एक लचीली नली है, जो स्वर यंत्र और श्वास नली शाखाओं यानी कि ब्रोंची से जोड़ती है। इसे आमतौर पर विंड पाइप हवा नली भी कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अमेरिकी टैरिफ जो कि लागू हुआ अप्रैल 2025 में के जवाब में भारत सरकार के भीतर किस भावना का उदय हुआ है? दोस्तों, मैं आपको यूनियन बजट और यूपी का बजट दोनों पढ़ा चुका हूं, और इसे आप जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएं।
तो ये इकोनॉमिक सर्वे, जैसा कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी के लिए जारी किया जाता है, जबकि जो बजट होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी होता है। तो फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब अमेरिकी टैरिफ लागू हुआ अप्रैल 2025 में, तो इसके जवाब में सरकार के भीतर गतिशीलता की भावना का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है। ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, और इसका सही उत्तर होगा 7.4%। ऑप्शन सी आपका सही है। कर्तव्य भवन में तैयार किए गए पहले बजट में किन 3 कर्तव्यों पर जोर दिया गया है। तो विकास में तेजी, आकांक्षाओं की पूर्ति, समावेशी भागीदारी, ये 3 कर्तव्य हैं जिन पर कर्तव्य भवन के पहले बजट में यानी कि बजट 2026-27 में जोर दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। देखो दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल जो वर्तमान बजट 2026-27 घोषित किया गया है उसका कुल आकार 53.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की जो औसत आर्थिक विकास दर है ये लगभग 7% बताई गई है। ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपको रटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अरित्रा राय हाल ही में चर्चा में रहीं। एग्जैक्टली यहाँ पर रहीं की जगह रहा होना चाहिए क्योंकि ये एक मेल है, ठीक है। अरित्रा राय फीमेल नहीं है, एक मेल है। और इन्होंने जो चर्चा में रहे हैं किस वजह से रहे हैं, तो एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ पर इन्होंने चढ़ाई पूरी की है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो भारतीय पर्वतारोही अरित्रा राय ने अर्जेंटीना के माउंट एकांक गुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है और ये एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है। ये मिजोरम के रहने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नया अटल टेक्सटाइल्स रिसाइकलिंग केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, जो ये अटल टेक्सटाइल्स रिसाइकलिंग केंद्र है ये मिलेगा आपको पानीपत में, पानीपत हरियाणा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो अटल टेक्सटाइल्स रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी सेंटर ACTRS पानीपत में स्थित एक प्रमुख शोध केंद्र है जिसे IIT दिल्ली ने कपड़ा मंत्रालय के नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM के तहत स्थापित किया है। यह केंद्र उन्नत तकनीक के माध्यम से खराब हो चुके राष्ट्रीय ध्वज, एरामिड फाइबर और तकनीकी वस्त्र कचरे को रिसाइकल कर उसे दोबारा उपयोग में लाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी महासागरीय धारा प्रणाली है जिसके बंद होने पर यानी कि कोलैप्स होने से यूरोप में भीषण सर्दी पड़ सकती है। दोस्तों, इसका आंसर होगा अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC। ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। तो वजह क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि अटलांटिक मेरीडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC अटलांटिक महासागर में गर्म सतही पानी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उत्तर की ओर और ठंडे गहरे पानी को दक्षिण की ओर ले जाने वाली एक विशाल थर्मोहेलाइन यानी कि तापमान और लवणता आधारित महासागरीय धारा प्रणाली है। यह कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है जो वैश्विक ऊष्मा संतुलन और उत्तरी अटलांटिक व यूरोप के मौसम को विनियमित करती है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी की जहां 2025 खाद्य और कृषि संगठन की मत्स्य पालन रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा फ्रांस। विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट यानी कि SFF 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में घरेलू सार्वजनिक वन खर्च में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले स्थान पर रहा था चाइना, दूसरे स्थान पर रहा अमेरिका और तीसरे स्थान पर रहा है कौन, तो हमारा प्यारा भारत। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट यानी कि SFF 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में घरेलू सार्वजनिक वन खर्च में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर। भारत ने इस क्षेत्र में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यय किया है जो कि चीन और अमेरिका के बाद सर्वाधिक है। चीन ने 19.4 बिलियन डॉलर, भारत का कितना है 7.4 है, चीन का कितना है 19.4 बिलियन डॉलर और अमेरिका ने 11.7 बिलियन डॉलर, भारत ने 7.1 बिलियन डॉलर इस पर खर्च किया है। यह रिपोर्ट ये बताती है कि भारत का घरेलू वन व्यय
जो मुख्य रूप से वन संरक्षण और वनीकरण पर केंद्रित है, वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रतिबद्धता को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, हालिया अध्ययन के अनुसार स्विट्जरलैंड का कौन सा ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहा है, यानी कि पिघल रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रॉन ग्लेशियर और ग्रीस ग्लेशियर। दोनों ही ग्लेशियर जो हैं तेजी से पिघल रहे हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों। तो ग्लैमोस, ये रिपोर्ट आई है ग्लैमोस के द्वारा। ग्लैमोस की रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड का ग्रीस ग्लेशियर और रोन ग्लेशियर खतरनाक गति से पीछे हट रहे हैं। दक्षिणी स्विट्जरलैंड में स्थित ग्रीस ग्लेशियर 2000 से लेकर 2023 यानी कि 23 सालों के बीच 800 मीटर सिकुड़ा है। इसके अलावा 2016 से 2022 के बीच लगभग 100 छोटे स्विस ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो चुके हैं। तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। आने वाले दिनों में ना आप देखना गर्मी इतनी पड़ेगी कि बहुत सारे जीव जंतु तो ऐसे ही मर जाएंगे। मशहूर गायिका अलका याग्निक को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो पद्म पुरस्कार होता है इसमें 3 कैटेगरी होती है। पहला तो होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है आपका पद्म भूषण और तीसरा होता है आपका पद्मश्री। ठीक है, तो यहाँ पर अलका याग्निक को दिया गया है पद्म भूषण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आपको बता दें कि इस वर्ष 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनकी संख्या 131 है, जिसमें पद्म विभूषण 5 लोगों को धर्मेंद्र, अभिनेता धर्मेंद्र, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन और वी एस अच्युतानंदन को प्रदान किया गया है। पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस किताब के लेखक हैं प्रेम प्रकाश। ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन अर्जुन राज गैंद, जेनिफर निवेन और श्रीपाल मोरखिया की भी किताबें हैं। तो अर्जुन राज गैंद ने किताब लिखी है लापता मेम साहब, जेनिफर निवेंस की किताब है मीट द न्यू मैंस और श्रीपाल मोरखिया ने लिखा है नेवर से डाई। इसके अलावा दोस्तों एक और किताब है अग्नि सरोवर में खिला भारत। जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट किताब है और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक है, अग्नि सरोवर में खिला भारत। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पुरुष एकल का खिताब जीता गया किसके द्वारा? कार्लोस अल्काराज के द्वारा। तो कार्लोस अल्काराज कहाँ से हैं, किस देश से हैं? जी हाँ दोस्तों, ये हैं स्पेन से। ठीक है, तो कार्लोस अल्काराज ने, और ध्यान दीजिएगा कि अगर ये प्रश्न आ जाए कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो एलेना रायबाकिना ने, जो कहाँ से हैं? तो ये कजाकिस्तान से हैं। ध्यान दीजिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का ये पहला ग्रैंड स्लैम होता है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होता है और ये पहली बार 1905 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था? इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ऑप्शन डी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी? 321। और कितनी अनुसूचियां थी? तो 10 अनुसूचियां थी। इसी अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। बर्मा को भारत से अलग किया गया। एक संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था भी की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम था, इसको आप याद रखेंगे। तो इसके बाद ये भी है कि शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई। अवशिष्ट शक्तियों का स्वामी गवर्नर जनरल को माना गया। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? दोस्तों तो गवर्नर जनरल का पद जो था ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के थ्रू बनाया गया था। ऑप्शन ए सही है। तो इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ध्यान दीजिए कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ध्यान दीजिए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? दोस्तों ये था आपका चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है तो गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करें। हालांकि ब्रिटिश संसद ने 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और शिक्षा के लिए
प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी, लेकिन बाद में 1833 में 20 साल के बाद ये राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई थी। तो दोस्तों ये आज के 30 प्रश्न हैं और इन्हीं 30 प्रश्नों में से एक प्रश्न मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि नया अटल टेक्सटाइल्स रिसाइकलिंग केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो फटाफट इसका आप लोग एक बार आंसर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है और पहला कमेंट आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।